नमस्कार, टाइम्स टाइम नव भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ आज मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया है दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र का। अब देश के खिलाफ उठने वाले हर विचार पर ब्रह्मास्त्र चलेगा। देश विरोधियों से लेकर समाज विरोधियों पर नॉन स्टॉप ब्रह्मास्त्र चलेगा। ब्रह्मास्त्र में आज वो चेहरे बेनकाब होंगे जो लव जिहाद और धर्मांतरण की आड़ में आतंकी साजिशें रचने के खेल में लगे थे। हिंदू बेटियों को पहले प्रेम जाल में फंसाते और धर्मांतरण कराते, उसके बाद शुरू होता इनका असली खेल, वो खेल जो दुनिया के सबसे बर्बर आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी आईसिस के तौर तरीकों से मेल खाता है। यानी सवाल ये उठता है कि क्या ये एक अलग तरीके का आईसिस के फॉर्मेट पर मॉड्यूल चल रहा था धर्मांतरण का। ये पर्दाफाश तब हुआ जब यूपी के आगरा से गायब हुई 2 सगी बहनें 4 महीने बाद 1300 किलोमीटर दूर कोलकाता से बरामद होती है और फिर धर्मांतरण की आड़ में आतंकी साजिशों से लेकर देश के इस्लामिक राष्ट्र में बदलने के नापाक मंसूबों का पर्दाफाश हुआ। आईसिस के पैटर्न पर काम कर रहे इस कन्वर्जन गैंग की मोडस ऑपरेंडी का खुलासा हुआ तो देश की सुरक्षा एजेंसियां जाहिर सी बात है एक्टिव हो गई, खबरदार हो गई, उनके कान खड़े हो गए। इस नेटवर्क में लव जिहाद का उपयोग कर तथा विदेश से प्राप्त धन से धर्म परिवर्तन व रेडिकलाइजेशन के हमारे पास सबूत और साक्ष्य मिले हैं। वो ऐसा ब्रेन वॉश करा है, अब लगता ही नहीं था कि ये वही लड़की है। एक जो कन्वर्ट है, जो 2 लड़कियां गायब हुई थी, उनमें से एक का उसके अपने चेंज्ड फेसबुक पर AK-47 के साथ फोटो है। यह प्रणाली जो है वह ISIS का जो सिग्नेचर तरीका होता है, जो उसका प्रतिरूपण है, जो ये करते हैं। साजिश लव जिहाद की, एजेंडा धर्मांतरण का, लेकिन असल मकसद हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश कर मुजाहिदा बनाने का। ये खुलासा चौंकाने वाला नहीं बल्कि बेहद डराने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आगरा की 2 बहनों को धर्मांतरण के बाद अमीना और जोया बनाया गया, लेकिन उनका ऐसा ब्रेन वॉश किया गया कि वो इस्लाम पर कुर्बान होने की बातें करने लगी। फेसबुक की डीपी पर बुर्के में AK-47 के साथ तस्वीरें लगाने लगी। पीड़िता की एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें वो धर्मांतरण के बाद AK-47 के साथ नजर आ रही है। एक जो कन्वर्ट है, जो 2 लड़कियां गायब हुई थी, जिनको रिकवर किया गया है, उनमें से एक का उसके अपने चेंज्ड फेसबुक पर AK-47 के साथ फोटो है। तो ये जो स्टाइल है मुजाहिद में रेडिकलाइज करने का, ये स्टाइल जो है, मैंने कहा कि वो ISIS का स्टाइल है। उत्तर प्रदेश के DGP को सुना आपने, कन्वर्जन गैंग की ये साजिश कितनी खतरनाक है। अवैध धर्मांतरण का ये मोडस ऑपरेंडी आतंकी संगठन ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। धर्मांतरण का सिंडिकेट ISIS मॉड्यूल पर ही काम करता था। ISIS के पैटर्न पर लड़कियों का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराता था और फिर लड़कियों के दिमाग में कट्टरपंथी जहर भरकर उन्हें मुजाहिदा बनाता था। धर्मांतरण गैंग से जुड़े खुलासों के मुताबिक इस रैकेट का कनेक्शन आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से भी सामने आ रहा है। इस धर्मांतरण गैंग का PFI और HDPI कनेक्शन भी सामने आया है। विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, HDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। आगरा के इस खतरनाक धर्मांतरण गैंग से जुड़े खुलासों ने यूपी पुलिस और खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। इस गैंग का नेटवर्क देश के 6 राज्यों में फैला हुआ था। इसमें कई लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने और कट्टरपंथी संगठनों से जोड़ने की साजिश रची जा रही थी। इस गैंग के सरगना समेत 11 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इन सभी के पास अलग अलग जिम्मेदारी थी। किसी का काम लड़कियों को फंसाना, किसी का काम फंड जुटाना, किसी का काम निकाह के लिए लड़का खोजना और किसी का काम कागजात बनवाना था। किन्हीं का काम फंड प्राप्त करना है, किसी को उस फंड को चैनलाइज करना है, किन्हीं को सेफ हाउस उसको मुहैया कराना है। लीगल एडवाइस देने के लिए इनकी एक अलग टीम थी। नया फोन और नया सिम देना, लोगों को प्रेम
जाल में जो लोग उनको अपने पास फंसाते थे, फिर उनकी शादी कराने के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए सब्जबाग दिखाकर प्रेरित करने के लिए, और उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स होता है, पेपर तैयार करना, ये सभी ये जो ग्रुप थे इसमें ये शामिल थे। बताया जा रहा है कि आगरा की इन दोनों बहनों का इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया गया था कि ये कहने लगी थी कि कयामत तभी होगी जब सब इस्लाम को मानेंगे। फिलहाल इनकी काउंसलिंग हो रही है, लेकिन इन लड़कियों के माता पिता ने धर्मांतरण के इस खेल पर आप बीती सुनाई तो रोंगटे खड़े हो गए। 2021 से पूर्व पीएचडी नेट की कोचिंग ले रही थी हमारी बड़ी बेटी, आगरा के खंडारी से खंडारी के निकट। तो इन बिटवीन वहाँ पर कश्मीर की युवतियाँ जो लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट में पढ़ने आती थी, 14-15 मुस्लिम युवतियाँ से उनके साथ उनकी संपर्क में रही। तो उसमें से जो लड़की थी विशेष तौर से जिसने उसका धर्म परिवर्तन किया, वो साइमा धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया, वो साइमा और खुशबू के साथ जुड़ी। तो उसी से ही उसका झुकाव इस्लाम के प्रति किया गया। कुछ महीनों में तो सर हम लोगों से भी नफरत सी करती थी, जैसे द केरला स्टोरी में है, मूर्ति पूजा नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हमसे भी कहती थी क्यों बुत परस्ती करते हो। तो हमने बोला हवन संध्या, हम तो वैसे भी आर्य समाजी फैमिली है, हवन संध्या हम कोई बुत परस्ती नहीं कर रहे हैं। तो घर में सर जैसे दिवाली पूजा पे लक्ष्मी गणेश जी आते हैं, तो बोली ये क्यों रख रखे हैं, इनको हटाओ। तो मैंने बोला नहीं। फिलहाल यूपी एसटीएफ और एटीएस धर्मांतरण गैंग की जड़ें खोदने में लगी है। विदेशों में हो रही फंडिंग से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में फैले इनके स्लीपर सेल पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। लेकिन लव जिहाद और धर्मांतरण की आड़ में हो रही आतंकी साजिशों ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को खबरदार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी साजिश चल रही थी। धर्मांतरण हुआ, किस तरीके से हुआ वो एक अलग सवाल, और फिर उसके बाद क्या तो AK-47 के साथ तस्वीर लगा दी थी। यानी दिमाग में कुछ और चल रहा था। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्मगुरु, अमितोष पारिक बीएचपी के नेता और प्रवक्ता है। हाजिर नाजिम खान स्टूडियो में मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। हाफिज नूर अहमद अजहरी जी स्टेट प्रेसिडेंट है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के, और फाजिल अहमद जुड़ेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत विक्रम सर आपसे करता हूं। 2-3 बातें जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी बाइट, और अब से थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, उस पर भी नजर रहेगी कि खुलासे क्या होते हैं। AK-47 के साथ तस्वीर लगाई तो यह कहा जा रहा है कि यह तो आईसिस का सिग्नेचर मॉड्यूल है। 6 राज्यों में गैंग फैला था, और पीड़िता की मां कहती है केरला स्टोरी से मैच खाती है ये पूरी लाइन। सभी बातें बड़ी महत्वपूर्ण है राकेश जी। आपको और सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और ये सब चीजें स्वाभाविक केवल अभी यूपी में ही हुई है, लेकिन इसके पहले यही कहानी देश में और विदेशों में कई जगह उसी पैटर्न, उसी लाइन पे, उसी तरीके से रिपीट हुई हैं। ये तो संतोष का विषय है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने, दीपक कुमार पुलिस आयुक्त आगरा ने इसका सफल अनावरण किया, डीजीपी उत्तर प्रदेश ने, एटीएस ने सफल अनावरण किया। मेरा ये परामर्श होगा कि इसको एटीएस को भी दे देना चाहिए। एटीएस के बाद मैं चाहूंगा कि इसको NIA इसकी तफ्तीश करे, क्योंकि जो प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महत्व है। मैं अपने अनुभव से आपको बता दूं, अभी लड़कियों के माता पिता कह रहे थे इनके अंदर एक जुनून है, जुनून रहता है। मैंने भी ऐसे कई केसेस देखे हैं, जुनून रहता है। बच्चियों को ब्रेन वॉश किया जाता है, बच्चों को ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको कुछ नार्कोटिक्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस दी जाती हैं, लेकिन वही 72 घंटे बाद जब नशा उतरता है, रियलाइज करते हैं कि इन्होंने क्या अनर्थ कर दिया। फिर ये खुद कहते हैं, पश्चाताप के आंसू रोते हैं, बड़े बड़े हम तो या तो गाजी बनेंगे या मुजाहिद है। तो हमारे पास 2 ही विकल्प है जीवन के, या तो गाजी या शहीद। ये तमाम राकेश जी, ये तमाम चीजें चंडू खाने वाली 72 घंटे में जैसे नशा उतरता है, ये असलियत पे आ जाते हैं। नहीं सर, लेकिन एक सवाल है, मैं इस डिबेट को ओपन करूं सर, उससे पहले एक सवाल और जो मैं आपसे समझना चाहूंगा। बार बार एक बात को लेकर चर्चा हुई है कि आईएस कैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपने पैर पसारना चाहता है। कम उम्र की लड़कियां टारगेट की जा रही थी। ये कौन सा नशा दिमाग में भरा हुआ था कि AK-47 के साथ लड़कियां तस्वीर लगा दी और कह रही है कि हम कुर्बानी के लिए तैयार हैं। इस हद तक ये नशा भरना दिमाग में। ध्यान से सुने,
मेरा थोड़ा सा अनुभव है, मैं बता रहा हूं। सांप कब आपके घर में और आपके बेडरूम में घुस जाए आपको भी पता नहीं है। सांप को आपने निष्क्रिय किया, उसके जहर के दांत तोड़े, तो कुछ लोग कहेंगे आपको बधाई, राकेश जी आपने बड़ा अच्छा किया। कुछ कह रहे थे कि आपने आप पहले क्यों नहीं जागे, सांप घर में अंदर आया कैसे, ऐसे भी तर्क आएंगे। आपको दरअसल सांप को, लेकिन किसी ने सांप को दूध नहीं पिलाया, सांप को आपने निष्क्रिय किया। और जिस तरीके से ये फुटप्रिंट्स आते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है, समझिए। ISIS भी है इसमें, ISI भी है इसमें, PFI भी है, SDPI भी है। और हमारे देश में ऐसे लोग हैं राकेश जी, जो डॉक्टर जाकिर नाइक को कहते थे ये अमन का फरिश्ता है। अब जहां पर ऐसे हो, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आप ऐसे जाकिर नाइक की पूजा करने वाले उसामा जी, हाफिज जी, मुझे सख्त आपत्ति है ऐसे लोगों को जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय चरम पक्षियों के आगे इतना आदर्श, ठीक है सर, शब्दों का प्रयोग। ठीक है, मैं फिर आता हूं सर, बीच बीच में आता रहूंगा, क्योंकि ये मामला बहुत राष्ट्र राज्य सबकी सुरक्षा का है, हमारी आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन एक बात जरूर है, आपने कहा कि अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, तो गुलिस्ता को किस तरीके से खूबसूरत बनाए रखना है वो इस देश की एजेंसियां जानती हैं, और इसीलिए अजहरी साहब वो काम पर हैं। मेरा सवाल अजहरी साहब आपसे है कि कभी अवैध धर्मांतरण पर कार्रवाई हो जाए तो अरे मुसलमान टारगेट पर है। छांगुर में भी धर्म खोजा जा रहा था कि छांगुर मुसलमान है, इसलिए यहां पर मेरे स्टूडियो में बैठकर कहा जा रहा था कि घर कैसे गिरा दिया। यह एक नेक्सस सामने आ गया। IS का मॉड्यूल पुलिस का आयुक्त की बाइट है, AK-47 के साथ लेकर तस्वीर और कह दे कि हम कुर्बानी के लिए तैयार हैं। तो अवैध धर्मांतरण पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और अगर कार्रवाई होती है सर, तो क्या आज इस स्टूडियो से आवाज उठेगी कि आगे से हम दलील नहीं देंगे कि धर्म देखकर कार्रवाई हुई है? जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई, वीडियोस देखे और पुलिस आयुक्त का बयान सुना, वो गंभीर मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है, देश के अमन को खराब करने वाली बातें हैं ये। तो मैं बिल्कुल भी ऐसे लोगों की खुली तौर से निंदा करता हूं। इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए किसी भी हाल में भी। जो भी जालसाजी हो रही है, जहां से भी हो रही है, चाहे वो ISIS हो, ISI हो या SDPI हो या PFI हो, जिसका भी हाथ हो, उसको खोल करके सामने लाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 10-15 दिन 20 दिन मीडिया में चल रहा है, बाद में ये मुद्दा गायब हो जाए। गायब नहीं होना चाहिए, ये बाकी रहना चाहिए और इसकी सही असलियत सामने आनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसी भी हाल में ऐसे कसूरवार, जैसे आपने दिखाया ना, एक लेडी को गन पकड़े हुए खड़ी है, तो ये हैरत की बात है। ये देश की सुरक्षा का मामला है। इस मामले में मैं कोई समझौता करने वाला नहीं। मैं हर हाल में देश के साथ में था, हूं और रहूंगा भाई। नहीं, हमने बात है। नहीं सर, आप देश के साथ हैं, आपके देश के साथ होने पर मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, आपकी देशभक्ति को मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं सर। लेकिन एक चीज अजहरी जी मैं पूछना चाह रहा हूं कि छांगुर जैसों का धर्म खोजा गया, अवैध धर्मांतरण पर कार्रवाई होती है, तो कई बार आप भी सवाल उठाए सर। मैं कह रहा हूं क्यों सवाल उठाना, और अगर पुलिस की कार्रवाई गलत है तो अदालतें इस देश में फैसला करेंगी। लेकिन सर इस तरीके से अजहरी जी करने से शील्ड मिलती है। राकेश जी यही तो कहा है बार बार कि अदालतें फैसला करने के लिए हैं। हाँ। लेकिन अफसोस की बात ये, जज तो आप लोग बन जाते हो। कहां जज बन गए? अरे सारे छांगुर का एक कोठी गिरी न्यायालय के आदेश पर गिरी, लेकिन मेरे सामने बैठकर छांगुर का धर्म देखा गया, कहा गया अपराधी है और एक खास धर्म का इसलिए गिरा दिया। छांगुर का पक्ष किसी ने नहीं लिया साहब। जो छांगुर का घर गिराया गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ था या नहीं, बताओ आप हमें। कहीं नहीं था, नहीं था। हाँ, नहीं था, ऐसी बात कर रहे हो आप। अरे नहीं था, आप गलत साबित करिए कि था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ, साबित करिए। संदेश दे रहे हो, साबित करिए। अरे भाई पहले उसको दोषी साबित तो होने दो आप। अरे कोर्ट में जाकर 10 साल के बाद अगर दोष मुक्त होता है और उसके 10 साल बर्बाद होते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, बताओ हमें आप। अरे सुनिए, अब करीम टुंडा के जो दिन बर्बाद हुए थे, उनका जिम्मेदार कौन है? तब भी आप अजहरी जी को जरा बड़ी स्क्रीन पर लाइए, जरा मैं इनको समझा दूं एक बात। विक्रम जी भी यहाँ पर है, विक्रम जी, अजहरी और मुझे रखिए स्क्रीन पे। अजहरी जी सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? कोई अपराधी है इसलिए घर नहीं गिराया जा सकता, बिल्कुल ठीक बात है। और इसलिए छांगुर की कोठी नहीं गिरी कि वो छांगुर अपराधी है कि नहीं, अभी तो अदालतें बहुत कुछ तय करेंगी। वो कोठी इसलिए गिरी क्योंकि वो अवैध निर्माण था, क्योंकि वो सरकारी जमीन पर था। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, अरे मैं आपको तारीखों किसी पर आरोप आएगा,
नहीं डिबेट करना जैसे किसी चाहते हैं, पर दिक्कत यही है। आरोप आएगा, उसका जो घर है हाँ। वो अवैध निर्माण हो जाएगा। ये इंसानियत की बात कर रहे हो आप। अरे दिक्कत यही है सर। फिर अजहरी जी आपने क्या शुरुआत बात बहुत कर रहे अच्छी हो? की, विक्रम जी सर आ रहा सरकार एक तरफा, हूं मैं, कुछ तारीखें बता देता हूं, एक तरफा नहीं है। कल जो परसों अजहरी जी सुनिए, अजहरी जी सुनिए, मैं हवा में बातें नहीं करता हूं। सुनिए अजहरी जी सुनिए सर, सुनिए अजहरी जी सुनिए, मैं 30 सेकंड लेकर फिर विक्रम जी आपके पास आता हूं। सुनिए, मैं हवा में बातें नहीं करता हूं, पूरी रिसर्च पूरी तैयारी के साथ बैठता हूं। और अगर मैंने कहा कि मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं हुई है, अगर आपको लगता है तो चले जाइए सर सुप्रीम कोर्ट में। सुनिए, 15 मई 2025 में फिर कोर्ट कर रहा हूं, दोबारा कोई ना कहेगा। 15 मई 2025 तहसीलदार उतरौला के न्यायालय ने अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया था। एक सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हट जाए, यह कहा गया था। 17 मई 2025 को बेदखली का नोटिस जारी हुआ। 26 मई 2025 दूसरा नोटिस जारी हुआ। 6 जून 2025 तीसरा नोटिस जारी हुआ। अरे ये ऑन पेपर है, अजहरी जी ऑन पेपर है। और अगर आप फिर भी छांगुर को शील्ड करेंगे तो सवाल ये उठेगा सर कि आप जो कह रहे थे वो दिखाने के लिए कह रहे थे। विक्रम जी नहीं बता पाए कि वो 500 करोड़ रुपया वो कहां से आया, कैसे आया। नोटिस देने के बाद, नहीं बता पाए। 4 नोटिस देने के बाद मुसलमानों के शासन को ये अख्तियार है कि उसको डिमोलिश कर दे, और अगर संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, हाफिज जी काबिले एहतराम मेरे मोहसिन 4 नोटिस दी गई हैं। 4 नोटिस का इन्होंने कोई माकूल जवाब नहीं दिया, और पुलिस वालों को कोई ऐसा शहीदी जज्बा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट करें। और उन्होंने तब ढाया है काबिले एहतराम हाफिज जी, जब 4 नोटिस का माकूल जवाब नहीं मिला तो ढहना है ही है। और पुलिस वाले अपने लिए तैयार है, इंतजामिया तैयार है कि अगर उन्होंने लाकानूनियत की है तो सुप्रीम कोर्ट से सजा उनको मिलेगी। वो मोटो कंटेम्प्ट चलेगा, भले ही हम आप न जाए लेकिन कंटेम्प्ट चलेगा। इतना बड़ा एविडेंस है। नहीं कंटेम्प्ट चलेगा। और एक सवाल और है फाजिल अहमद, हमारे बड़े सवाल ये है, अजहरी जी आऊंगा सर, आऊंगा 500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग, 500 करोड़ की फंडिंग, वो एक अलग केस है सर। अवैध धर्मांतरण कितने कराए, किसने मजबूर किया, वो एक अलग केस है। कुछ भी उसका घर अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर बना था, अलग केस है, उसका हिसाब हो गया अदालत के हिसाब से। आप सुने, तो सर मिक्स मत क्या करिए, मेरी बात सुने, मिक्स मत क्या करिए सर, रुक जाइए। इस्लाम किसी पर थोपा नहीं जाता, इस चीज के हामी नहीं है हम। अच्छा, आप जो इतना नैरेटिव सेट कर रहे हो, ये हम अभी आपको नैरेटिव सेट करना लग रहा है। नहीं सर, फिर आपकी नियत नहीं, एक मिनट जिहादी है मौलाना, ऐसा तो नहीं है, इनको मौलाना जिहादी कहिए, इस्लामी ना कहिए। मुसलमानों को डराने बदनाम करने के लिए ये कोई सियासी स्कीम लेकर के आ गए। फिर वही दिक्कत है ना मौलाना, यही दिक्कत है अमितोष पारीक, यही दिक्कत है। और दिक्कत ये है कि तारीखें बता दी, वो एक अलग केस है, घर गिर गया सरकारी जमीन पर तो भी इनको दिक्कत हो रही है। फिर कह रहे हैं इस्लाम थोपा नहीं जा सकता, यहाँ पर विक्रम जी कह रहे हैं कि हटा दीजिए। ऐसे को मौलाना कहने की क्या जरूरत है? इसी देश में पैदा हुए, इसी देश में हमें दफन होना है साहब। अरे तो कौन, फिर वही बात है, आप लोग अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं अजहरी जी? कैसा नैरेटिव? छांगुर की बात हुई, आगरा में इन 2 बहनों को जिसने धर्मांतरण कराया, जिसने उनके दिमाग में जहर भरा, AK-47 लेकर तस्वीरें खिंचवा रही हैं सर, उनकी बात हो रही है, पर्सनल मत लीजिए। इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है कहाँ ये जितना ये खुफिया विभाग है भाई? अरे तो इसीलिए पकड़ लिया अमितोष पारीक पर्सनल क्यों ले रहे हैं अजहरी जी? अजहरी जी पर्सनल लेंगे ना? आपने छांगुर के ऊपर में एलिगेशन लगा दिया, आपने पूरे रैकेट को एक्सपोज कर दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे दिया, आपने देश को बता दिया कि इस्लाम में कन्वर्ट करके आईएसआईएस ट्रैक कैसे करें, आपने पीएफआई एसडीपीआई जैसी संगठनों को आतंकवादी संगठन में लिप्त पा दिया। तो सारी दुर्घटना जो हो रही है, जो इनके सपोर्ट से होती है, इनकी मानसिकता और विचारधारा से होती चलती है, उसको आप विरोध करेंगे तो ये पर्सनली लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? देश के अंदर में आप अभी वीके सिंह जी ने एक कहावत कही थी, मैं एक और बात कहता हूं राकेश जी, कि कितने छंगूर मारोगे, हर शाख पर छंगूर बैठा है। देखिए कैसे पहले बलरामपुर का विषय आया, 500 करोड़ की फंडिंग आई, पीएफआई एसडीपीआई और इनका इसमें इन्वॉल्वमेंट आया, एफसीआरए और एनजीओ का इसमें वो आया इन्वॉल्वमेंट, पर ये उसको नहीं मानते। दूसरा फिर आगरा चले जाइए आप, आगरा में 6 जने अरेस्ट हो जाते हैं, फिर कन्वर्जन रैकेट आता है, और 10 दिन हुए भी नहीं थे कि तीसरा रैकेट आ गया अलीगढ़ के अंदर में 92 वुमेन। यही तो नैरेटिव है आपका, यही नैरेटिव है आपका। हो गई और उसके बाद मिसिंग है वो सामने आ गया। अब देखिए क्या हो रहा है, कुछ दिनों पहले दलित की बात करने वाले और पीडीए की बात करने वाले लोग भूल जाते हैं, नहीं मानते ये सब आप इजाफ करते रहिए। जालिम होता है ये हमारे जिम्मेदार ने कहा है। अजहरी जी नहीं मानेंगे, मुस्लिम समाज के हर बुद्धिजीवी ने कहा है।
और देश की सुरक्षा के मामले में हम कोई अपनी बात नहीं करना चाहते। हम सीधा सुनो, ऐसे ही क्यों नहीं मानेंगे? देश को बरगलाते रहिए। डर है भाई, हिंदू परिषद का आज से नहीं, और बहुत पुराना नैरेटिव है, करते रहिए। आप करते आए हैं क्योंकि अस्मिता योजना लगा दी। हम जानते हैं इस चीज को। कन्वर्जन के केसेस आने लगे, डर है कि लोग बोलने लगे, डर है कि इस्लाम के कुरान के मुताबिक निकाह कबूल नहीं होगा जब तक आप ईमान नहीं लाएंगे। अब सबको समझ में आने लगा। डर है कि कन्वर्जन को रोकने के लिए हम सरकार कोर्ट सब खड़े हो गए। अजहरी जी का इस बात से विरोध नहीं। मेरा एक सवाल है हाजी नाजिम खान, मेरा एक सवाल है अमितोष पारिक आता हूं। कैसे चलेगा? हाँ, अच्छा जल्दी पूरा करिए। चलिए अमितोष आता हूं। हाजी नाजिम खान, मेरा एक सवाल है, और सवाल यह है कि पीड़िता की मां ने कहा कि केरला स्टोरी फिल्म में जो कुछ हुआ था वो उन्होंने असल जीवन में होते हुए देखा अपनी बेटियों के साथ। फिर भी केरला स्टोरी आई थी तो किस तरीके से बवाल मचा। नहीं साहब, ये तो प्रोपेगेंडा है। अब पीड़िता की मां को भी कहेंगे कि प्रोपेगेंडा है। हाँ राकेश जी, देखिए अभी द केरला स्टोरी की बात हुई तो मुझे वो बात याद आ जाती है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा था, केरला स्टोरी पे किस तरीके से फटकार लगाए थे वो सारे सबूत हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मेरे मजहब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करी गई, यहां पर मेरी बहन बेटियों को जो बुरखा पहनती है वही बुरखे में AK-47 के जिस तरीके से फोटो दिखाई गई, कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। मैं तो मजहब इस्लाम को मानने वाला हूं। एक मिनट अमितोष, एक सेकंड रुकिए, जरा सुनिए इनको। तरह के वो दिखाई गए, हम लोगों को बदनाम करा जा रहा है। ये बदनाम ही है। कैसे बदनाम हो रहे हैं? राकेश भाई, मैं मजहब इस्लाम को मानता हूं। राकेश भाई, आपकी बात नहीं चलेगी। नहीं, कैसे बदनाम हो रहे हैं? इस्लाम की बात चलेगी। छाती में ठोकी भाई, ये जंग का मैदान नहीं है। हाजी नाजिम खान, छाती में ठोकी मेरे सामने, सुन लीजिए। और छाती ठोकेगा, चौके सड़क पर जाकर छाती ठोकिए। हाजी नाजिम खान सुनिए, आपको छाती ठोकर आप छोटे जंग मैदान में सड़क पर जाइए। कहता हूं कि मेरे सड़क पर जाइए, स्टूडियो ही जंग मैदान नहीं है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, सुन लीजिए, ये जंग मैदान नहीं है। हाजी नाजिम खान, ये जंग मैदान नहीं है। ये नहीं, ये लोगों को उकसाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, उकसाने के लिए छाती ठोक रहे हैं। मैंने फक्र से कहा कि मैं भारतीय हूं, मुझे भारत में किसने कहा कि आप भारतीय नहीं है? बता दीजिए, किसने कहा कि आप भारतीय नहीं है? नहीं नाजिम खान, किसने कहा कि भारतीय नहीं है? अरे क्यों जाकर पूछिए ना कि बुरका में AK-47 लेकर सोशल मीडिया पर क्यों तस्वीर डाल दी? ना राकेश भाई, मेरे बहन बेटियों को इस तरह के साथ बदनाम नहीं किया जाएगा। एक मिनट रुकिए। नहीं रुकिए एक मिनट। हाजी नाजिम खान रुकिए। देश एक चीज को देखे, देश एक सच को देखे कि सोशल मीडिया पर कन्वर्जन के बाद उसने बुरके में AK-47 लेकर तस्वीर लगा दी और उस तस्वीर का जिक्र यहां पर हो रहा है। तो हाजी नाजिम खान, आप कह रहे हैं कि इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, बच्चों को बदनाम किया जा रहा है। हाँ, आपको गैरत है आपके शरीर? नहीं, अगर जिसने ऐसे करा जांच का विषय जांच तो जांच हो रही है। लेकिन ये बता दीजिए, किसने कहा सारी लड़कियों की बात? अभी मुरादाबाद कौन कह रहा है इस्लाम के ऊपर कोई कुछ? लड़की जो मुस्लिम नहीं, ये आप हैं हाजी नाजिम खान, ये आप हैं जो इस्लाम के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं। आप लोगों की भावनाओं को उकसाते हैं, भड़काते हैं। आप ठेकेदार बनते हैं हाजी नाजिम खान की बात करता हूं तो मैं उकसा रहा हूं। मैं बता दीजिए, मैं भारतीय हूं, मैं फख्र से कहता हूं, लेकिन मेरा मजहब इस्लाम को जिस तरीके से टारगेट। अरे भाई, यहाँ मजहब कहां से आ गया? ये बता दीजिए, मजहब कहां से आ गया? यहाँ मजहब कहां से आ गया हाजी नाजिम खान? नहीं, मजहब कहां से आ गया? ये बता दीजिए, मजहब कहां से आ गया भाई? मजहब कहां से आ गया? नहीं, ये मजहब कहां से आ गया? यानी कि बुरके भाई, आपका मजहब इस्लाम है, मेरा मजहब हिंदू है, मैं हिंदू हूं। इसमें मजहब का क्या लेना देना है? नहीं, प्लीज, ये कोई मजहब पर डिबेट नहीं है। ये कोई मजहब पर डिबेट नहीं है। ये कोई मजहब पर डिबेट नहीं है। स्वामी चक्रपाणी महाराज, सिंपल सी एक बात है, मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले विक्रम जी, स्वामी चक्रपाणी महाराज, एक मिनट और। सर, एक सिंपल सी बात थी कि तस्वीर, ये जानकारी आई कि कन्वर्ट होने के बाद बुरके में एक AK-47 लेकर तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी। इस बात का जिक्र हुआ, इस बात को लेकर सवाल पूछा, पीड़िता के मां ने केरला स्टोरी को कोट कर दिया था। क्या ये भड़काऊ, उकसाऊ हाजी नाजिम की बातें मानी जाए कि नहीं मानी जाए, कि कह रहे हैं कि इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, बच्चियों को बदनाम किया जा रहा है? अरे कौन धर्म की बात कर रहा है? मैंने तो इस्लाम का नाम नहीं लिया, मैं तो सारी बच्चियों की बातचीत नहीं कर रहा हूं। बहुत शानदार कर रही है इस्लाम की बच्चियां, मुसलमान बच्चियां इस देश में और दुनिया में। राकेश जी, मेरी एक बात सुन ले, आपके पैनल में बड़े ज़हीन और बड़े दानिशमंद पैनलिस्ट बैठे हैं। मेरी गुजारिश ये है कि इसमें हिंदू मुसलमान, आप गुनहगार और बेगुनाह
दो कैटेगरी बना लीजिए, सिर्फ गुनहगार और बेगुनाह। बुरके में आप गन आप दिखा रहे हो और अरे तो लगाई उसने अपने मन से, थोड़े नहीं कह रहे हैं आचार्य जी। हिंदू और मुसलमान नहीं, आचार्य जी अपने मन से नहीं लगाई है, आप तो अपने मन से नहीं लगाई है। आपसे तो ये आपको बता दे रहा हूं पहले, कल को कोई हिंदू भी इस तरीके से करेगा तो इसी तरीके से तस्वीर दिखाऊंगा, आपको ये पहले बता दे रहा हूँ। जो इन्हें लिख करके दिया है, लेकिन आपके आगे मजबूरी नहीं है कोई। अच्छा रुकिए, एक मिनट रुकिए। उनकी विक्रम सर 30 सेकंड, विक्रम सर 30 सेकंड, जरा एक बार फिर से पुलिस अधिकारी का बयान में सुनवाऊं, जरा सुनवाइए एक बार फिर से उस बयान को, और फिर कौन प्रोपेगेंडा सुनवाओगे? पुलिस अधिकारी अपनी जिम्मेदारी लेना। क्या बोला? अरे इस्तीफा दे, वो इस्तीफा देना। अच्छा इस्तीफा क्यों दे? इस्तीफा दे भाई। अरे उनके होते हुए ये सब पकड़ लिया तो इस्तीफा दे। जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये असली है, सही है। इस चीज अब आप देखिए, मैंने कहा था दिक्कत है कि पकड़ में आने लगा है, होने लगा है। नहीं रुकिए, एक साथ नहीं विक्रम सर, पकड़ लिया तो इस्तीफा दे। तुम जिस संगठन से ताल्लुक रखते हो, पकड़ लिया तो इस्तीफा दे, ये कह रहे हैं आचार्य जी। नागरिक अभिनंदन होगा, मैं कहूंगा इनका संस्कृति कि इन पुलिस अधिकारियों को अलंकरण दे, इनाम दे। दूसरी चीज, बाबा लोग पकड़े जाते हैं और गेरुए में ही उनकी खातिर थाने पे होती, तब तो आप नहीं कहते हैं। हमने तो कभी चश्मा लगाया नहीं, जो गेरुए में बाबा आते हैं जेब कतरे करने, छेड़खानी करने, बलात्कार, उनकी खातिर थाने पे नहीं होती है। तो क्या हिंदू की बात हो रही है? ये बात नहीं है। जो जैसा होगा देवता वैसा होगा पूजन, जैसा होगा देवता वैसा होगा। विक्रम जी बताया ना, ये तस्वीर असली है या बनाई गई है, ये पूछ रहा हूँ मैं। तो जांच, आप हमें जवाब दे देना। हाफिज जी, ये जांच का विषय है। उसकी फेसबुक से जितना मुझे बिना सुनिए जारी कर देना इस तरह से। सुनिए हाफिज जी, उसकी लड़की की फेसबुक की फोटो, तरह की तस्वीर। अच्छा एक मिनट, जरा बयान सुनवाइए, एक मिनट जरा बयान सुनवाइए। विक्रम सर आता हूँ, जरा बयान सुनवाइए। अरे रुक जाइए आसिन आजम खान प्लीज। इस्लाम, हिंदू, सिख, ईसाई बात मत करिए, धर्म की बात मत करिए, आतंक और धर्म को दोनों को अलग अलग रखिए। जरा सुनवाइए पुलिस अधिकारी का बयान। एक जो कन्वर्ट है, जो 2 लड़कियां गायब हुई थी जिनको रिकवर किया गया है, उनमें से एक का उसके अपने चेंज्ड फेसबुक पर AK-47 के साथ फोटो है। तो ये जो स्टाइल है मुजाहिद में रेडिकलाइज करने का, ये स्टाइल जो है, मैंने कहा कि वो ISIS का स्टाइल। तो फिर स्वामी चक्रपाणी महाराज इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? ये तो अकाट साक्ष्य है। यस, डीजीपी का उत्तर प्रदेश के मौजूदा पुलिस विभाग के मुखिया का ये बयान है, और तस्वीर दिखा दी तो हंगामा है साहब की, बदनाम किया जा रहा है। आ रहा हूं फाजिल भाई, आ रहा हूं। 2 बार आपके पास आया था, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। स्वामी चक्रपाणी महाराज को सुनिए, फिर आ रहा हूं। नहीं कहें तो बोलिए, हम हट जाते हैं। अरे ये क्या तरीका है, धमकी दे रहे हैं क्या कि हट जाते हैं? देखिए, 2 बार आपके पास आया, आप डिस्कनेक्टेड रहे। सर हटने का शौक है तो बैठा ही मत करिए फिर। कि आप मुझे लाइक नहीं करते। नहीं, लाइक डिसलाइक से नहीं डिबेट होती है। नहीं, आपसे रिश्तेदारी नहीं निभानी है कि आपको लाइक करूं या डिसलाइक करूं। आई बात समझ में? तो जहां पर बैठते हैं, एक बार डिबेट में बैठने से पहले नेटवर्क एरिया चेक किया करिए सर। देखते हैं, अगर निर्बाध तरीके से डिबेट में रहना तो रुक जाइए। स्वामी चक्रपाणी महाराज को सुनिए, बोलिए। फाजिल जी इतनी धैर्यता रखिए, मैं अभी काफी समय से बैठा हूं, अभी जी राकेश जी आ रहे हैं मेरे पास। मैंने तो कंप्लेन नहीं किया। आप हमेशा, आप लोग विक्टिम गेम क्यों खेलते हो भाई? राकेश जी खुद निष्पक्ष पत्रकार हैं, जानते किससे बात करनी है। सवाल इस बात का है, देखिए राकेश जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप नहीं करते हैं। अभी अजहरी साहब कह रहे हैं कि जी छांगुर, सुन लीजिए भाई, अभी अजहरी साहब कह रहे हैं कि जी छांगुर का घर तोड़ा गया, क्या सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ नहीं था? अरे भाई 47 लेकर के कोई फोटो डाल रहा है, छांगुर विदेशों से पैसा लेकर धर्मांतरण करा रहा है, क्या ये देश के खिलाफ नहीं है? ये आपको नहीं दिखाई दे रहा? पूरे धर्मांतरण राष्ट्रांतरण होता है एक साजिश के तहत। मासूम बच्चों को ब्रेन वॉश करके, धमकी दे करके, पैसे दे करके, प्रलोभन दे के अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत धर्मांतरण कराया जा रहा है देश में। क्या ये आपको देश के खिलाफ नहीं लग रहा है? क्या ये राष्ट्र विरोधी भावना नहीं लग रही है? तो वो आप सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे? अरे भाई एक होता है प्रथम दृष्टिया ये आतंकी सोच के लोग हैं, प्रथम दृष्टिया इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो प्रथम दृष्टिया के आधार पे जो है वो कानून क्या करेगा, कोर्ट क्या करेगा, बात की बात है। क्या आप एक राष्ट्रवादी व्यक्ति नहीं है क्या? ऐसे तो राष्ट्र
आज चिल्ला रहे हैं। अब हाजी नाजिम साहब से तो मैं नहीं कहूंगा, ये तो आज ऐसे चिल्ला रहे हैं फोटो देख करके राकेश जी पे या सब पे कि जैसे लग रहा है कि सस्ती नशा करके आ गए हैं आज। अरे भाई आप थोड़ा गंभीरता इसको समझिए, सस्ते नशा में मत आइए, आप दिमाग खोलिए। देश की बात है, आज राजनीतिक प्रकार से धर्मांतरण किया गया। अब मासूम बच्चियों के जीवन देखो, आप सस्ते नशा करके आए। आप टीवी जिहाद करना बंद करो, टीवी जिहाद करना बंद करो, मेरे साथ टीवी जिहाद ना करो। हाजी नाजिम में सस्ती नशा करके जो आ जाते हो ना, अपने को कंट्रोल रखो। आप सबको धमका सकते हो, यहाँ पे मत धमकी दो, आप धमकी मत दो। मैं जानता हूँ 47 से आप भी जुड़े होंगे, आप अगर जांच होगी तो आपके पास भी हो सकता है निकल जाए 47। आप तो सस्ते नशा करके आते हो, चिल्लाने लगते हो। इस बात का समझो, अरे बेटी बेटी क्या है भाई, अरे बेटी सुन लीजिए, अरे सभी बेटियां बराबर, बेटी बेटी क्या कर रहे, 47 लेके चलेगी, आतंकवाद दिखाएगी, बेटी बेटी करोगे। लेकिन अगर हमारे वालों को बेटी बेटा करोगे, मासूम बच्चियों को जो धर्मांतरण हो जाता है, मासूम बच्चियों को जो प्रलोभन देके जीवन बर्बाद किया जाता है, उसको बेटी नहीं कहोगे। लव जिहाद के शिकार हिंदू बेटियां हो जाती, वो बेटियां नहीं है, नहीं है, शर्म माननी चाहिए। अभी आता हूँ इस पर। बातें करते ये जो आप इस्लाम की ठेकेदारी यहाँ पर लेकर बैठ गए, महाराज जी जरा फाजिल के पास भी चला जाओ। हाजी नाजिम खान आपके पास भी आऊंगा। ये जो आपने इस्लाम की ठेकेदारी ली ना, क्या बातें करते हो, ये जो आपने इस्लाम की ठेकेदारी ली, इस पर आपसे सवाल करूंगा। लेकिन उससे पहले फाजिल अहमद, यहां पर कहा जा रहा है संवैधानिक लोग हैं, तो भाई संविधान क्या कहता है? राज्य के पुलिस के मुखिया ने जो कहा, क्या उसके साथ खड़े होना संविधान के खिलाफ होना है? देखिए राकेश भाई, संविधान की बात कौन करता है और किसको संविधान पसंद नहीं आता है, ये पूरा देश जानता है। सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल कर रहे हैं, और दो तीन बातें यहाँ आई, मैं सबके बात का जिक्र करके जवाब दूंगा। एक तो अमितोष जो है अपना व्हाट्सएप लेके बैठ जाते हैं हर जगह, आप भी लेकर बैठ जाए, कोई जमीनी ज्ञान तो है ही नहीं। एक हिंदूवादी चैनल है नोएडा, लश्कर नोएडा का एक हिंदूवादी चैनल है, उसके मालिक 47, हम नाम नहीं कहेगा तो नाम भी ले लेंगे, तो उनके मालिक 47 ले करके और पूरा फोटो सोशल मीडिया पर डाले। क्या हुआ उनका? वहां संविधान कहाँ चला जाता है? मोनू मानेसर ने 3 मुसलमानों को जीप में जला दिया, और अमितेश जैसे लोग उसको हिंदू शेर लिख रहे थे, और 47 और तमाम हथियार लेकर के उसने वीडियो बनाया, और वीडियो बना करके बाकायदा सोशल मीडिया पर हथियार बेचने का भी काम करता था, और ये लोग उसको हिंदू शेर लिखते थे। एक शंभू रैगर जयपुर में एक मुसलमानों की हत्या करके वीडियो बना के डाला, ये लोग उसको हिंदू शेर लिख रहे थे। और सवाल इस बात का है कि जितने आईपीएस टीवी पे आ रहे, इन सब लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मुलायम सिंह के जमाने में सारे राम भक्तों को लठ मार के ये लोग अंदर जेल में डालते। सुनिए ना, लठिया के जेल में डालते। अरे सुनिए फाजिल भाई, मैं कहता हूं बार बार मेरे धैर्य की परीक्षा मत किया करिए भाई। आप आईपीएस को गरिया देंगे, आप चैनलों को गरिया देंगे, और ये सब आप इसलिए कर रहे हैं, सुनिए, ये सब आप इसलिए कर रहे हैं कि आगरा पर जुबान ना खोलनी पड़े। आईपीएस को राज्यसभा नहीं, आप ये सारी बातें इसलिए बोल रहे हैं कि आगरा में जो कन्वर्जन रैकेट का खुलासा हो गया, इस पर जुबान ना खोलनी पड़े, इसको डिफेंस करने के लिए ये सब बोल रहे हैं आप। छांगुर को डिफेंस करने के लिए सारी बातें बोल रहे हैं आप। आज भले यहाँ आकर के बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। नहीं सर, आप नहीं छोड़ दीजिए ना, कौन बड़ी बातें कर रहा है, नहीं बातें कर रहा है, उसका सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ कि फाजिल अहमद ये सारी बातें, नहीं सुनिए ना भाई, अरे फाजिल सुनिए, एक तो मैं प्रवचन पसंद नहीं करता हूँ सर, सुनिए, सवाल जब बीच में आया करे तो सवाल सुनकर जवाब दिया करिए, आप ही के पास हूँ, मालूम है थोड़ी सी देर से आपके पास आया। सुनिए, आईपीएस को गाली, किसी चैनल को गाली, किसी तीसरे को गाली, ये सारे सुनिए ना, गाली मतलब आपके शब्द, आपके सुनहरे शब्द सुन लीजिए। अरे सुनिए ना फाजिल, सवाल बोला करूं तो सुना करिए भाई, वरना आवाज डाउन करके सवाल सुनाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूं। आप भले कहिएगा कि आपको डिसलाइक करता हूं, सुनिए सवाल सुनिए। आज तक मुकदमा खत्म। अरे सवाल सुनिए ना, सवाल सुनिए। एक बात और सुन लीजिए, हमारी सुन लीजिए, उसके बाद आपकी हम सुनेंगे। आपका जो ऑफिस है ना, जो आपका ऑफिस है, हम कभी सरकार में आएंगे, इसको अवैध करके गिरा देंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। गिरा दीजिएगा सर, धमकी कौन दे रहा है? गिरा दीजिएगा, धमकी क्यों दे रहा है? गिरा दीजिएगा, धमकी क्यों दे रहा है? मेरे सामने धमकी वाली बातें मत क्या करिए। सुनिए फाजिल, अरे फाजिल सुनिए, पहले इनकी आवाज डाउन करिए, बहुत देर से सुन रहा हूं, आवाज इनकी डाउन करिए। फाजिल आप सवाल सुनिए, धमकी मत दिया करिए, और धमकी वाली कोई भाषा कोई मेरे सामने इस्तेमाल कम से कम बिल्कुल मत किया करिए, क्योंकि धमकी को मैं ऐसे झाड़ देता हूं साइड से, आपको पहले बता रहा हूं। दूसरी बात है, चैनल को गिरा देने की धमकी, आईपीएस को बुरा भला शब्द, चैनल किसी तीसरे चैनल को गाली, यहां पर बैठकर, ये सारी बातें फाजिल अहमद आप इसलिए करें कि आगरा के इस कन्वर्जन रैकेट पर बोलना ना पड़े।
आईसीस के मॉड्यूल का जिसका जिक्र मौजूदा पुलिस विभाग के मुखिया कर रहे हैं, सही कहा आपने, उस पर सही आपकी कहा। जुबान बंद रहे, कोई सवाल ना पूछे, इसलिए आप धमकी की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। छांगुर पर बोलना ना पड़े, इसलिए फाजिल अहमद यहां पर बैठकर पुलिस अधिकारियों को बुरा भला कह रहे हैं। बोलिए, हिम्मत है आपकी। मैं आपको, रुकिए, अभी आपका टेस्ट होगा, चलिए ये काउंटडाउन मैं ऑन करता हूं, रुक जाइए। अब इनकी आवाज ऑन करिए। आप सिर्फ छांगुर, सुनिए, आप सिर्फ छांगुर और आगरा के कन्वर्जन रैकेट पर बोलिए। मैं देखना चाहता हूं आप कितने देर बोल सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद आपको अलग से समय दूंगा, बोलिए। राकेश भाई, आप ना ये जो करते हैं, हमको 5 करोड़ हिंदू चले गए, बुद्ध बन गए। अब ठीक है, नोट करिए, आप बंद मत कीजिएगा उसको। 5 करोड़ हिंदू बौद्ध बन गए, राजेंद्र गौतम। ये काउंटडाउन आपको आगरा पर बोलने के लिए दिया है। देश देखे कि फाजिल अहमद आईसिस जैसे मॉड्यूल के मिलने पर कितनी देर बोल पाते हैं, अरे आपने छांगुर पर कितनी देर बोल पाते हैं। ये बिल्कुल बंद नहीं करूंगा और ये पूरे देर आपके लिए ऑन करके रखूंगा। अपना आप बीच में बोलेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? तो आगरा पर बोलिए। जहां आपने आगरा पर बोलना शुरू किया मैं चुप हो जाऊंगा। जहां आपने आगरा नहीं बोलेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। फाजिल, इतना तय है। चलिए, तब यही सारे नहीं, आगरा पर बोलिए। मुलायम सिंह को खुश करने के लिए आगरा पर बोलने के लिए काउंटडाउन ऑन है। जेल में डाल दिया था। आगरा पर बोलने के लिए काउंटडाउन ऑन है। छांगुर पर बोलने के लिए काउंटडाउन ऑन है। हिम्मत है फाजिल की बोलने की, हिम्मत है फाजिल की बोलने की। बोलिए आगरा के कन्वर्जन रैकेट पर, बोलिए पीड़िता की मां ने कहा कि केरला स्टोरी से मेरी बच्चों की कहानी मैच करती है। बोलिए फाजिल, हिम्मत है तो बोल तो रहे हैं, आप सुन कहाँ रहे? नहीं, आप कहीं और जा रहे हैं ना सर। कि यही आईपीएस जितने आते हैं टीवी पर, इन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, फिर वही बात है। इन्होंने राम भक्तों को जेल में डाल दिया। समय हो गया भाई, मुकदमा चल रहा है, आज तक मुकदमा चल रहा है, कोई हटा नहीं पाया। अब ये 2 मिनट पूरा हो जाए तो बताइएगा। सभा बना दिया, सारे आईपीएस पागल हो गए, लगे मुसलमान के खिलाफ बोलने, लगे इस्लाम के खिलाफ बोलने। अरे कुछ नहीं होता है, अच्छा, आधी दुनिया मुसलमान है, कहाँ रोकेंगे आप? मुसलमान अपनी आइडियोलॉजी से इस्लाम आगे बढ़ता है, किसी बंदूक के जोर पे नहीं बढ़ता। अब रुक जाइए, हमेशा अपनी हो गया 2 मिनट हो गया, करीब अब रुक जाइए, रुके सर प्लीज, फाजिल भाई प्लीज। इस देश में और दुनिया में मुसलमानों को बदनाम मत करिए सर। आप जैसे लोग बदनाम करते हैं। इस्लाम बहुत, सुनिए, इस्लाम बहुत शानदार धर्म है और सारे धर्म बहुत शानदार हैं और सारे धर्मों का मैं उतना ही सम्मान करता हूं। लेकिन विक्रम सर, करीब रुक जाइए फाजिल प्लीज। मैं पहले कह दे रहा हूं, आपने डिसलाइक का सर्टिफिकेट ऑलरेडी दे दिया है और अगर मेरे कहने पर आप चुप नहीं होंगे तो फटाक से आवाज डाउन करवा दूंगा। बता दे रहा हूं, संकोच नहीं करूंगा। अरे आप करवा दीजिए। चलिए, हाँ, आवाज डाउन करिए इनकी। हाँ, करवा नहीं दीजिए, आवाज डाउन करिए भाई इनकी। और जब बोलूं तभी फाजिल की आवाज अब से ऑन करिएगा जब तक डिबेट में रहे। अब विक्रम सर, ये करीब 2 मिनट का काउंटडाउन हो गया और मैंने ये कहा था फाजिल अहमद को कि भाई आप आगरा छांगुर पर बोलिए, इसके बाद आप जितना समय कहेंगे मैं आपको और दे दूंगा। लेकिन नॉट अ सिंगल वर्ड फाजिल अहमद के मुंह से निकला और उसके बाद धमकी क्या दे रहे हैं कि जिस दिन मैं आ गया उस दिन आपका चैनल गिरवा दूंगा। किसी तीसरे चैनल की बात, आईपीएस अधिकारियों को बुरा भला कह रहे हैं। राकेश जी, ये आपने 2 मिनट दिया, बड़ी मेहरबानी की। आप 2 घंटे 2 दिन दे दीजिए, मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। इसी को कहते हैं कवर फायर। इनके मिजाज में है कि ये पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, आपको बोलने नहीं देंगे, प्रोग्राम में दूसरी धारा में चले जाएंगे, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करेंगे। मुद्दे की बात करना इनके मिजाज में नहीं है। और कैसे कंडम करें? और मैं तो ये भी चाहूंगा, आखिर क्या मजबूरी है फाजिल साहब की, फाजिल जी की, कि ये इनके खिलाफ एक लफ्ज इनसे मुंह से नहीं निकल रहा है। ये अत्यंत आपत्तिजनक है, कवर फायर है। और मैं चाहूंगा कि आपने जो धमकी दी है आज जनाब आली, ये धमकी धौस दपाटे की भाषा शोभा नहीं देती है। ये सभ्य चैनल है, सभ्य लोगों का है और धमकी वगैरह दी है क्योंकि एक शालीनता हम सबके मिजाज में है, इसलिए हम धमकी का जवाब बिल्कुल आपको कहते हैं नमस्कार करके। लेकिन अपना ख्याल रखिएगा श्रीमान जी, ये शोभा नहीं देता है आप लोगों को। छांगुर की बुराई नहीं कर रहे हैं, आप किसी और की प्रशंसा कर रहे हैं। आप आगरा में धर्मांतरण की अगर निंदा नहीं कर रहे हैं तो आप जिहादियों की प्रशंसा कर रहे हैं। और अगर जिहादियों की प्रशंसा कर रहा है, देश देख रहा है और आपका होगा हिसाब बड़े कायदे से, सरकार कोई भी हो। ठीक है फाजिल, आप ऐसे ही बोलते रहिए और इनकी आवाज में जब तक ना कहूं पीसीआर तब तक आप मत करिएगा। और ऐसा मैं किसी के साथ नहीं करता हूं, इसलिए कर रहा हूं फाजिल क्योंकि मेरे सामने आप धमकी वाली भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। तो आइंदा आज ये सबक आप लेकर जाइएगा कि जब भी मेरे साथ पैनल पर है तो धमकी वाली भाषा मत करिएगा। और जब मैं कहूंगा, जब उचित समझूंगा आपके पास आऊंगा तब आपकी आवाज ऑन एयर होगी। अब अजहरी जी एक बात बताइए, मैं कह रहा हूं कि कुछ आपकी शिकायतें हो सकती हैं, आपको लगता है कि यहां पर लूपहोल है, आप सवाल उठाइए, मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक रखता हूं। सवाल उठने भी चाहिए लोकतंत्र में।
लेकिन 2 मिनट नहीं बोल पाए फाजिल अहमद। आगरा केस कन्वर्जन रैकेट पर आपने तो फिर भी शुरुआत की थी कि ठीक है ऐसे रैकेट और पकड़िए, अभी तक क्यों नहीं पकड़ा, ये सवाल भी आपका ठीक है। लेकिन डिफेंस करने के लिए चैनल गिरा देने की धमकी, डिफेंस करने के लिए आईपीएस अधिकारियों को बुरा भला कह देने की बातचीत, दिक्कत क्यों होती है बोलने में? देखिए, मैं फाजिल भाई से ये कहूंगा कि फाजिल भाई, एक तो आप आखिर में आपको टाइम मिला इसलिए आप परेशान हैं, परेशान नहीं होना चाहिए, किसी को तो आखिर में टाइम मिलेगा ही। दूसरी बात यह है कि हमें कहीं ना कहीं मुद्दों से हट करके बात नहीं करनी चाहिए, और उनकी जो बातें थी राकेश भाई आपको भी सुननी चाहिए थी, आपने उनको बोलने भी नहीं दिया, आप बोलते रहे बीच में, इसलिए मेरी भी कहीं ना कहीं इस पर थोड़ी सी आपसे नहीं आचार्य जी, मैं आपके क्लियर कर दूं, इसलिए सर बीच में बोलता रहा, मैं बस 10 सेकंड मैं इसलिए बीच में बोलता रहा कि मैंने उनको ये 2 टूक कहा था कि भाई ये काउंटडाउन आपके लिए ऑन कर रहा हूं कि आप आगरा और छांगुर पर कितनी देर बोल पाते हैं, उसके बाद आपको अलग से समय दे दूंगा बोलने के लिए। लेकिन वो आगरा पर नहीं बोल रहे थे, बाकी सब बोल रहे थे सर, तो बीच में आ रहा था। आप अपनी बात पूरी करें। आपको अथॉरिटी है, आप किसकी आवाज बंद कर दें, किसको बुलवाएं, ये आपका एक कार्य है और आपको जिम्मेदारी दी गई है। मैं इससे आपसे सवाल करना नहीं चाहता। मेरी गुजारिश ये है कि जो आगरा का मसला हो, चाहे वो छांगुर बाबा का हो, भारत में रहने वाले किसी भी शख्स ने इनके किसी भी आलिम ने, मैंने पहले भी किसी आलिम, किसी भी हमारी धार्मिक कोई संस्था के किसी बड़े जिम्मेदार ने ये नहीं कहा कि हम उनके साथ में खड़े हुए हैं। सबने ये कहा कि निष्पक्ष जांच आप करिए। तो इस पर पूरी कम्युनिटी को अगर आप लाएंगे, कटघरे में लाएंगे, तो तब तो हम सवाल करेंगे। कौन कह रहा है कम्युनिटी दायरे में? आचार्य जी, किसी ने कहा डीजीपी साहब ने जो इस टाइम मौजूदा डीजीपी हैं, उन्होंने जो अभी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो बयान दिया है, उन्होंने एक जो तस्वीर दिखाई है, उन्होंने कहा ये फेसबुक या किसी सोशल साइट पे उसका इस तरह का फोटो मिला है। ठीक, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा इसकी सही जांच कर ले। नहीं, आपकी बात ठीक है, मुझे एक चीज बताइए, एक चीज बताइए आचार्य जी, आप ही की बात से सवाल है। विक्रम सर 1 मिनट दीजिए, आप ही की बात से सवाल है। ये ठीक है, मौजूदा डीजीपी ने कहा कि ये चेज्ड फेसबुक प्रोफाइल से तस्वीर ऐसी मिली है। मुझे सर एक बात बता दीजिए, अगर बुरके में एक लड़की की AK-47 तस्वीर मिलती है और ये पुलिस दिखा देती है, तो इससे पूरी कम्युनिटी टारगेट पर कैसे आ जाती है? बिना जांच किए हुए, कैसे पूरी कम्युनिटी टारगेट पर आ जाती है? अब आप यही नक्सलियों की धरपकड़ में जाते हैं, नक्सली साहित्य मिलता है, पुलिस दिखाती है देखो ये साहित्य मिला है। पता नहीं क्या बात है सरकार का, जहां सरकार कटघरे में खड़ी होती है कैसे कटघरे में भाई? अरे सरकार फुट पे है सरकार। सर तन से जुदा के नारे लगाए गए, सरकार का धार्मिक नारों के साथ सर तन से जुदा कर दिया गया, तो किसी ने कहा कि सारी कौम ऐसी है? किसी ने कहा क्या? अब बात करते हो आप? किसी ने कहा क्या कि सारी कौम ऐसी है? और कहना भी नहीं चाहिए। कैसे किसी सारी कौम को दोषी ठहरा सकते हैं? के सवाल थे वो भी जायज थे। नहीं फिर अजीज भाई के सवाल थे, वो भी नहीं माने सर ने दो लोगों को। मैं फिर विक्रम जी बुलाता हूँ, फिर नादिम और नहीं सर विक्रम सर बात करते हो आप? नहीं सर प्लीज आचार्य जी, मेरी इतनी समझ है और मुझे लगता है कि देश के लोग भी ये समझेंगे कि अगर डीजीपी ने ये कहा कि एक चेज्ड फेसबुक प्रोफाइल से ऐसी तस्वीर मिली है, तो इससे पूरी कम्युनिटी टारगेट पर नहीं होती है। सर प्लीज, पूरी कम्युनिटी को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक पार्टिकुलर केस है और इस केस का पैटर्न आईसिस के पैटर्न से मैच खाता है, सिर्फ इतनी बात कही गई है सर। प्लीज सर, नहीं सर विक्रम सर, ये पूरी कौम को बीच में लाने की कोशिश क्यों हो रही है? साबित करने के लिए बैठे हो। राकेश जी गौर से सुनिए, अरे काबिल एहतराम हाफिज जी, मेरी गुजारिश है, किबला मीर साहब जरा थोड़ी सी गुजारिश सुन ले। देखिए, राजीव कृष्ण बड़े ही नेक और बड़े संजीदा इंसान है और शराफत उनके मिजाज में है। उन्होंने वही कहा जो कि तफ्तीश करने वाला कहेगा। उन्होंने कहा कि इस बच्ची की फेसबुक से ये फोटो दस्तयाब हुई है और ये तफ्तीश का पार्ट है। हम लोग की ट्रेनिंग में है कि किसी मजहब को कभी उसके बारे में कोई हल्के अल्फाज इस्तेमाल न करें, वो गुनाह है। अमालनामे में आ जाता है अगर हम कोई हल्के अल्फाज का इस्तेमाल करें कि ये किसी ने ये इस मजहब के बारे में हल्के लफ्ज या ऐसी बात की जो कि अशोभनीय है, चोट लगने वाली है। काबिल एहतराम आप भी है, काबिल एहतराम इस्लाम भी है और हम सब उसका एहतराम करते हैं। लेकिन जो चीज तफ्तीश में सामने आ रही है, उन्होंने तो बेचारे ने यही कहा, डीजी साहब ने, कि ये तफ्तीश में सामने आया है, वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम उसको इसके बारे में हम क्या करेंगे। ये इन्वेस्टिगेशन है और इन्वेस्टिगेशन आगे जाएगा, इन्वेस्टिगेशन के सारे टूल्स लगाए जाएंगे। लेकिन अगर आप हाफिज
ये चाहते हैं कि हम ये भी ना करें, हम कहते कि साहब इनको नेक चलने का सर्टिफिकेट दे दे, तो ये होने वाला नहीं है। गलत बात कर रहे हैं। विक्टिम कार्ड खेलना बाकी बातें आपकी सब सही है विक्रम जी, आपकी बाकी बातें सब सही है, लेकिन एक बात आप कह पा रहे हो कि उन्होंने जो तस्वीर जारी की है, अभी उसकी तफ्तीश बाकी है। किसी समाज को टारगेट करने के लिए सिर्फ तस्वीर ये जारी की गई है। तो हम भी सरकार को खुश करने के लिए तस्वीर जारी की गई है। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तस्वीर जारी की गई है। मुसलमान सुनो ये मैं फिर कहूंगा कि कभी लब जिहाद, सुनो, कभी लब जिहाद, कभी लैंडिंग जिहाद, कभी थूक जिहाद, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमान को बदनाम करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने नहीं सर, प्लीज सेकंड नाजिम खान सरकार की ये विक्टिम कार्ड सरकार करवा रही है। नाजिम खान विक्टिम कार्ड क्यों? आप भी विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, आवाजारी जी भी उस लाइन मुनासिब है। विक्टिम कार्ड तो आप लोग खेलते हो। हमने विक्टिम थे ना होंगे। मुसलमान उसके खिलाफ खड़े हुए थे और सरकार के साथ थे। हम तो कहते थे कि जांच होनी चाहिए, जो भी ऐसे दोषी पाए जाते हैं भाई उनको सजा दीजिए। और हमने तो झंगूर के लिए फांसी की भी सजा की मांग करी थी। तो ठीक है। हाँ, लेकिन दूसरी बात, हम लोगों को दिक्कत कहां आती है, जिस तरीके से अभी डीजीपी साहब ने वहां पे एक फोटो दिखाई, ठीक है, जांच का विषय जांच कीजिए, हम भारतीय मुस्लिम आपके साथ खड़े हुए हैं आपकी जांच के सहयोग के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, क्या एक समुदाय को इस तरीके से फिर समुदाय कहां से आ गया भाई? प्लीज, अगर मेरी स्वामी चक्रपाणी महाराज ये समुदाय कैसे टारगेट पर आ जाता है? समुदाय के लोग मिलते हैं। देखिए मुझे हंसी आ रही है इस बात की, कोई थूक जिहादी हो, लब जिहादी हो, चाहे छांगुर जैसे लोग हैं, या आगरा जैसी जो घटना घटती है, जो 47 लेके, जब इनकी जो है इसको इस्लाम से ये खुद ही जोड़ देते हैं, उड़ता तीर खुद ही ले लेते हैं और लेके ऐसा प्रस्तुत कर देते हैं कि इस्लाम पे कोई आरोप लगा रहा है। अरे भाई, डीजीपी साहब जो बैठे हैं, पूर्व डीजीपी साहब, उन्होंने भी साफ कहा, राकेश जी भी खोल के कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि भाई जो अपराध है उसको हम सब कंडम करें, उसका विरोध करें कि इन्होंने गलत किया है, देश के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन आप पूरे हम कर तो रहे हैं भाई, आज का विषय है महाराज जी, हम तो कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। सवाल इस बात का खुद एक समुदाय को आप बीच में लेकर आ रहे हैं, भाई ये तो नहीं चलेगा देश खुद बन जाते हो। हम तो संविधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले। लेकिन अभी ठीक है, रुकिए नाजिम खान बन जाते हैं। तो 30 सेकंड आपको भी, ये समुदाय टारगेट पर कैसे आ जाता है? हम भी कह रहे हैं कि जांच होगी भाई, कैसे एक AK-47 के साथ तस्वीर आ गई, डीजीपी ने कहा फिर भी समुदाय टारगेट पर है। ताल्लुक रखते हैं, वो खुद आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ये जांच का विषय होना चाहिए। समुदाय को टारगेट करने की बात कर रहे हैं, वही समुदाय के ही लोग क्यों मिलते हैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन के तौर पे? कुछ कन्वर्जन के जितने केसेस हो रहे हैं, उसमें आगरा ले लीजिए, अलीगढ़ ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, ब्यावर ले लीजिए, बलरामपुर ले लीजिए, कौन सी कम्युनिटी के अक्यूज है उसमें? कौन टारगेट हो रहा है? वो जो अक्यूज है या वो जो अक्यूज को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? एनआईए के 2023 के इन्वेस्टमेंट के अंदर में इन्वेस्टिगेशन में यासिर अहमद ने कहा मैंने 22 लड़कियों को भेजा। तो यासिर अहमद कौन है? क्यों किसी तरह से जेनेवा कहती है कि हमने पीएफआई के अंदर हिंदू बहनों को बलात्कार करा और उनको कन्वर्ट करा है? ये कौन से समुदाय के लोग हैं? समुदाय के लोग सड़कों पर आवाज करते कांवड़ के समय पे कौन से समुदाय के लोग हैं? जो कांवड़ के ऊपर पथराव करते कौन से समुदाय के? कन्वर्ट करा कौन से समुदाय के? लाउड स्पीकर लगा रहे कौन से समुदाय के? मुसलमानों के खिलाफ बोलना, आप ही समुदाय से आएंगे, मुसलमानों के खिलाफ मैं आता हूँ अजहरी जी। सर अजहरी जी सुनिए, फाजिल अहमद चले गए हैं? अच्छा ठीक है, इनकी आवाज अभी डाउन ही रखिएगा। फाजिल अहमद, एक तो बात सर, आगे से मेरे सामने धमकी वाली भाषा मत करिएगा सर। मैं आपको बहुत गुजारिश करके कह रहा हूं, बहुत सबका सम्मान करता हूं, लेकिन वैसी भाषा मेरे सामने मत करिएगा, वरना मैं इसी तरीके से ट्रीट करता हूं सर। भले आप कहिए कि लाइक डिसलाइक सर्टिफिकेट ये सब देते रहिए। दूसरी बात है कि डीजीपी ने कहा वैसी एक तस्वीर दिखाई गई, तो सर इससे कौन टारगेट पर नहीं आती है? सभी धर्मों का पूरा सम्मान है, किसी भी धर्म के खिलाफ ये डिबेट नहीं, लेकिन हाँ इस देश की सुरक्षा के लिए एजेंसियां लगी हैं और जो इनपुट देंगी उस पर चर्चा होगी। तो सर ये कौन टारगेट पर आ गई, ये विक्टिम कार्ड, ये सब मत खिला करिए, क्योंकि ये चलता नहीं है कार्ड सर। देश समझदार है, देश के सभी धर्मों के लोग भी समझदार हैं, तो ये सब तर्क लेकर मत आया करिए। आप सबका बहुत